हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। सौर कचरे से बढ़ती मुश्किलें। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग नवीनकरणीय ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है, ताकि जो फॉसल फ्यूल्स है या फिर जो हम कहते हैं उनसे होने वाले जो पर्यावरण का हनन है उसको रोका जा सके। लेकिन जब हम सौर ऊर्जा के खराब होने के या फिर उसके जो लाइफ स्पैन है उसकी बात करते हैं, वो 25 से 30 साल है। उसके बाद जो उससे उत्पन्न होने वाला कचरा है वो प्रदूषण की समस्या बनता जा रहा है। तो उसको किस तरह से सुलझाया जाए, या फिर जो जब हम सौर पैनल की बात करते हैं तो उसमें सिलिकॉन, कांच, एल्युमिनियम, सीसा, तांबा, कैडमियम जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसका जब पुनर्चक्रण या रिसाइकल की बात करते हैं वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये रेयर अर्थ मेटल्स है का प्रयोग सौर पैनल बनाने के लिए किया जाता है। तो उनकी मात्रा भी कम है, और जो उनके मूल्य की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा है। तो उसको किस तरह से कम किया जाए और उनको रिसाइकल या जो अपशिष्ट पदार्थ है जो उनमें वृद्धि होती जा रही है उसको किस तरह से घटाया जाए, ताकि पर्यावरण में जो समस्याएं पैदा हो रही है उनको कम किया जा सके। इसके लिए किस तरह से अपशिष्ट और जो पुनर्चक्रण प्रक्रिया है उनको एक निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम 2030 तक की बात करते हैं तो सौर कचरे के माध्यम से 600 किलोटन होने की उम्मीद है। वहीं जो उनकी निरंतर बढ़ती हुई हिस्सेदारी है उसकी वजह से जब हम 2040 तक की बात करते हैं तो प्रदूषण की वजह से 74% तक बढ़ सकता है। तो इस तरह से उत्पन्न होने वाली समस्या को कैसे रोका जाए, जब नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और स्वतंत्र शोध संस्थानों की बात करते हैं, जिसमें काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की बात की जाती है, उनके द्वारा अध्ययन किया गया है, जिसमें पाया गया है कि जब हम रिपोर्ट की बात करें तो जो 67% कचरा है वो 5 राज्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे 5 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण इनके कारण होता है। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि जब सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो किस तरह से जो सौर ऊर्जा से का उत्पन्न होने वाला कचरा उसको चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, उनका रीयूज किया जाए, इस बात को आकलन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम क्षमता की बात करते हैं तो भारत की जो मौजूदा क्षमता है वो 66.7 गीगावाट की क्षमता है, जो 100 किलोटन कचरा पैदा करती है, जिससे जब हम 2030 तक की बात करते हैं तो 340 किलोटन हो जाएगा। तो उसको किस तरह से जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जो सिलिकन है और चांदी और कैडमियम और टेलरियम जैसे जो पदार्थ है जो उनकी कीमत है वो बहुत अधिक है। तो उनको दोबारा प्रयोग कर कर किस तरह से जो पुनर्चक्रण की प्रक्रिया है उस पर बनाया जाए, क्योंकि जो सौर फोटोवोल्टिक कचरा होता है अ, उसकी वजह से उससे निपटने के लिए सरकारी नीतियों का या फिर कानून इस तरह से नीति निर्देश अभी तक नहीं बनाए गए। वही जो अमेरिका, यूरोप या जापान जैसे देशों की बात करते हैं तो इसमें इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन भारत के पास अभी तक इसको लेकर कोई नियम या फिर नीति लागू नहीं की गई। तो उसको किस तरह से बनाया जाए ताकि 2030 तक जो इतने अधिक 292 गीगावाट की क्षमता हासिल करने की योजना है उसको साथ किया जा सके, लेकिन पर्यावरण के साथ, और पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक कारणों के साथ साथ जब हम पुनर्चक्रण की बात करते हैं जिसकी वजह से जो सौर ऊर्जा के होने में जो खर्चा होता है वो भी कम होगा, क्योंकि इन पदार्थों को अ, अर्थ पर बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके लिए भी जो आत्मनिर्भरता है वो कम होगी। अगर सौर पैनलों से निकलने वाला कांच, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सिलिकॉन के मिश्रण की बात करें तो उन्हें इस मिश्रण के कारण उनका जो पुनर्चक्रण है वह मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो दूसरे तरीकों को ढूंढने की आवश्यकता है, जिसमें थर्मल, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं को, मैकेनिक वे ढूंढे जा सकते हैं जिसके माध्यम से इसको किया जा सके, ताकि जो रासायनिक विधि है जिसमें चांदी और सिलिकॉन का पुनर्चक्रण किया जा सके। तो भारत की सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से बिजली को बेहतर विकल्प बनाने के लिए और कम खर्च करने के लिए और पर्यावरण की सहूलियत और आम आदमी की सहूलियत के लिए इस तरह के जो अपशिष्ट पैनल है उनको पर्यावरण पर असर डाले बिना उन्हें सुनिश्चित रूप से निपटाने के लिए नीति अपनाई जा सकती है, और इसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है कि किस तरह से पैनल्स को डिजाइन किया जाए, उनके लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके, लोगों के अंदर जागरूकता लाई जा सके, और जो इनके अंदर प्रयोग होने वाले पदार्थ है उनका रीयूज बढ़ाया जा सके,
ताकि बुनियादी ढांचे, केवल जो राष्ट्रीय नियम है उन्हें बनाकर प्रदूषण, जो पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है उसको घटाया जा सके। हाँ, चल आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं दिव्या। कल्प में था, युद्ध शुरू करने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसे खत्म करने का सिर्फ एक कारण हो सकता है कि मनुष्य की जिंदगी अ- अमूल्य है। आंचल आप ऐड कर सकते हो इसमें। इसमें हम वर्ल्ड वॉर्स की, कोल्ड वॉर की, उस सब बात कर सकते हैं कि जो इंडिया का जो स्टैंड रहा, उन्होंने मतलब इस तरीके की पॉलिसी अपनाई कि मतलब इस तरीके का युद्ध को मतलब रोकने की कोशिश की, उसको इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में हो रहा था, उसमें यही है कि जो मनुष्य की लाइफ है वो अमूल्य है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन लाइफ है rather देन एनीथिंग एल्स। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि क्या उस युद्ध से, क्योंकि युद्ध तभी किया जाना चाहिए जब उसका कोई पर्पज हो, और उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो निर्दोष लोग हैं उसको हार्म ना हो, तो तब उसका कोई मतलब है। लेकिन अगर वो निर्दोषों को ही उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो फिर हमें अवॉइड करना चाहिए, इस तरीके की पॉलिसी अपनानी चाहिए। आप ऐड कर। हाँ, कि जो मानव अधिकार है, जो मानव जीवन है, उसके मूल्य को समझना चाहिए युद्ध की अपेक्षा। तो जब हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, विनिर्माण कंपनियों का सर्वेक्षण शुरू किया, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करते हैं जब, तो रिजर्व बैंक ने 2008 तिमाही यानी कि 3 महीने के आधार पर इस तरह के जो सर्वे है वो आरंभ किए थे, जिसमें था कि जो भी ऑर्डर किया जाता है, माल भंडारण क्षमताएं हैं, उनके माध्यम से सर्वे किया जाता था और जानकारी जुटाई जाती थी कि कितनी ऑर्डर्स या फिर कितने जो पदार्थ है उनको बनाया गया है, जिससे जो आंकड़े आते थे उससे क्षमताओं का उपयोग करके अनुमान लगाया जा सकता था कि कितनी, किन कंपनियों के द्वारा कितने प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, उनका क्या असर आने वाले समय पर पड़ेगा। तो ये जो मौद्रिक नीति अपनाई जाती है आरबीआई के, उसमें मदद करता था। ताकि इस सर्वे को, इसमें ये याद रख सकते हैं कि कब आरंभ हुआ, तो 2008 से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ जो ये हिल्स है उनको दिखाया गया है, जो कि फ्रांस में है। तो टीथ एंड एट्रेटा नाम दिया गया है इन्हें। तो ये देखा जा सकता है कि कहाँ पर, पीटी फैक्ट्स के माध्यम से, कि कौन सी जगह पर है, तो फ्रांस में है। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये जो क्षरण होता है, जो कि इरोजन होता है, उसकी वजह से इस तरह का निर्माण इन चट्टानों के अंदर हो गया है समय के साथ साथ। तो भौतिकी के जो नोबेल प्राइज विजेता पीटर हेग्स का निधन हो गया है। जब इनकी बात की जाती है तो इन्होंने पार्टिकल की खोज की थी। जो पार्टिकल का अनुमान लगाया था इन्होंने 1964 में, जिसकी पुष्टि 2012 में की गई थी। तो ब्रिटेन के पीटर हेग्स ने को बेल्जियम के साथ 2013 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फिजिक्स के लिए। तो पीटी फैक्ट्स के माध्यम से हम इन्हें याद रख सकते हैं। हम आयरलैंड की बात करते हैं तो वहां सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम साइमन हैरिस है, जो कि 37 वर्ष की उम्र में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। भारत के द्वारा ई गवर्नमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल सार्वजनिक रूप से खरीदने के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। अच्छा, आपको कुछ ऐड करना है? मैं हिग्स बोसोन के बारे में बोल रही थी कि ये एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होता है यूनिवर्स के अंदर, और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो जो पार्टिकल्स का मास होता है तो फिर वो विदाउट ग्रेविटी और नो लाइफ होगी उनकी। तो इसका यूनिवर्स में कितना बड़ा महत्व है हम ये देख सकते हैं हिग्स बोसोन। जैसा कि आपने बताया था कि पीटर हिग्स इसके, इन्होंने इसको नेम किया था और इसके बारे में साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँ। ट्रॉफी हिटिंग की बात कर सकते हैं कि बोत्सवाना और अफ्रीका में जो हाथी के शिकार की परंपरा को कानूनी रूप से वैधता देने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जहां पर पशुओं को मारकर उनके अंगों को ट्रॉफी के तौर पर रखा जाता है। जो कि बोत्सवाना में हाथियों की जब हम संख्या की बात करते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो इस कानूनी वैधता की जर्मनी ने निंदा की है कि यह, जब हम नैतिक अधिकारों की बात करते हैं, फिर इथिक्स की बात करते हैं, तो उस रूप से गलत है।
जिसके विपक्ष में बोत्सवाना ने राष्ट्रपति ने जर्मनी को कहा है कि अगर हम 20,000 हाथी आपको उपहार के रूप में भेज दें तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जब हम ट्रॉफी हंटिंग की बात करते हैं तो अनैतिक और क्रूर माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह से जानवरों की हत्या नहीं की जा सकती। अच्छा, आप ऐड कर सकते हैं इसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है तो। नो, इसमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया भाई, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस। यहाँ दिखाया है कि किस तरह से जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, और ओवर हीटिंग के कारण जो बर्फ है वो पिघल रही है, और फॉरेस्ट फायर देखने के लिए मिलती है, नदियां सूख रही है, उसके अलावा जो हीट वेव है या फिर लू जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यही जब हम बात करते हैं जिससे 37 करोड़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नष्ट हो चुके हैं, 13.2 लाख प्राकृतिक जंगल नष्ट हो चुके हैं। जब प्राथमिक वन नष्ट की बात करते हैं तो लाओस में और निकारागुआ में सबसे ज्यादा वन अब तक नष्ट हो चुके हैं, जिसकी जो हम फॉरेस्ट फायर है उनके कारण देखते हैं। जब हम सबसे ज्यादा फायर्स की बात करते हैं, ब्राजील, कांगो, इंडोनेशिया, पेरू और बोलिविया में हमें देखने के लिए मिलती है। जब हम प्राइमरी फॉरेस्ट नष्ट होने की बात करते हैं तो भारत में 21,672 लाख प्राइमरी फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है वो नष्ट हो चुके हैं, जो 2001 से लेकर 2023 के बीच में 33.3 लाख ग्रीन शेड नष्ट हो चुके हैं। तो किस तरह से जो एनवायरमेंट बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण निरंतर जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती जा रही है। वहीं जब हम पेरिस सम्मेलन की बात करते हैं तो 1.5 से लेकर 2 डिग्री तक तापमान को नियंत्रित रखने की बात की गई थी कि किस तरह से उनको रोका जाए, क्योंकि जो बर्फ है वो निरंतर पिघलती जा रही है, जिसके कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, और जो बहुत से द्वीप है, जो तटीय देश है, उनके डूबने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं जब हम बात करते हैं कि किस तरह से अन्य देशों के साथ प्रकृति के साथ हस्तक्षेप किया जा रहा है, जैसे कि गर्मी को कम करने के लिए सैन फ्रांसिस्को ने खाड़ी में सूर्य की किरणों को वापस करने के लिए अंतरिक्ष भेजने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बादलों में नमक एरोसोल छोड़े, जो नमक एरोसोल चमकने लगे, और जो चमकने की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो परावर्तित हो जाती है। तो इस तरह के जो हस्तक्षेप है वो प्रकृति को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, कि आर्टिफिशियल रूप से सूर्य की किरणों को वापस भेजा जाए। तो इस तरह की समस्या भी हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं जब इंडिया में हीट वेव की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में हमें हीट वेव देखने के लिए मिलती है। हीट वेव की जब हम मैदान पर बात करते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस तक, और जो हिमालय की बात की जाती है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक बात होती है। जब हम लू की बात करते हैं जो हमें हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं, या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में देखने के लिए मिलते हैं, तो उनका तापमान 40 डिग्री तक रहता है। इसके अलावा जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भूकंप की जो समस्या है वह भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जो क्लाइमेट लिंक होने की वजह से जो भूकंप प्रभावित होने चाहिए थे उनकी वजह से जो फॉल्ट लाइन्स है उनमें खराबी आ जाती है, और निरंतर भूकंप देखने के लिए मिलते हैं। हाल ही में ताइवान में भूकंप आया था, पिछले हफ्ते में यूएस के न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा में इस तरह के झटके देखने के लिए मिले थे। तो किस तरह से अलग अलग स्तर पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वह नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं जब हम नदियों की बात करते हैं तो भारत में नर्मदा, तापी और महानदी, सरस्वती, गोदावरी जैसी नदियों में निरंतर घटा और पानी का जो स्तर है वो घटा है, जिसका कारण टेम्परेचर बढ़ना है। आजकल आपको कुछ ऐड करना तो आप कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा हम एल नीनो के भी कारण देख सकते हैं कि टेम्परेचर के कारण मौसम पर प्रभाव पड़ता है, और एल नीनो और ला लीनो जो समस्याएं 3 से 4 एल नीनो, ला लीनो जैसी जो विधियां हैं जो 3 से 4 साल के समय में अंतराल में आती थी वह भी जल्दी आने लगी, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन या बारिश में कमी देखने के लिए मिलती है। इसमें अच्छा। अगर मैं पीटी फैक्ट की बात करूं तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द पीटी सेशन कि 3 ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। तो इसमें वो कंफ्यूज करा था कि किस चीज से रिलेटेड है, तो फिर उसमें क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन, जो कि मतलब बढ़ती प्रॉब्लम्स है हमारे एनवायरनमेंट में अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो, हाँ, और वो इंटरकनेक्टेड भी है। तो ये इसमें और मतलब पीटी के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। हाँ, और ये देख सकते हैं कि नमक एरोसोल, यानी कि जब हम सोडियम एरोसोल की बात करते हैं तो वो चमकते हैं उनके क्रिस्टल, जिसकी वजह से परावर्तित
ये तो इसमें आयोडाइड सॉल्यूशंस ही यूज करते हैं, मतलब AGI हो गया, तो वो उस पे स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से जैसे हम आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं ना, तो भी इन्हीं का यूज होता है, कि जब लॉन्ग टर्म तक वर्षा नहीं हो पा रही है, उस टाइम पे जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वार्मिंग इतना ज्यादा हो जाता है, उसको कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, तो उसमें सिल्वर इनका बहुत बड़ा आयोडाइड का स्प्रे प्रयोग करके। किया। हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट की बात की गई कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो किस तरह से वहां पर जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो निरंतर वहां की समस्या बनता जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अपशिष्ट का निवारण करना अनिवार्य है, जिसके ऊपर 1 लाख, अगर यह नहीं किया जाता तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसकी जिम्मेदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई, लेकिन यहाँ देखा जाता है फिर भी किस तरह की लापरवाही अपनाई जाती है कि जो शहरों में तरह तरह के बायोमेडिकल वेस्ट को फेंक दिया जाता है सड़क के किनारे, या फिर जो अस्पतालों से निकलने वाला वेस्ट है उसे इसी तरह से फेंक दिया जाता है। जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है बायोमेडिकल वेस्ट की, जिसमें एक में जो सिरिंज है, जो कांच की चीजें हैं उनको डाला जाता है, एक में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो ग्लव्स हो गए उनको यूज किया जाता है, एक तीसरी कैटेगरी की गई है जहाँ मेडिसिन, जो एक्सपायरी मेडिसिन है, फिर जो यूज में ना होने वाली मेडिसिन है उनके लिए अलग से नियंत्रित किया जाता है, ताकि इस तरह से उनका सेग्रीगेशन करना आसान हो और उनको पूर्ण रूप से डिग्रेड किया जा सके। लेकिन जब हम इस तरह की समस्या देखते हैं कि देहरादून में जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स बनने थे वो अब तक बनकर तैयार नहीं है, अगर तैयार हो गए तो उनमें पूर्ण रूप से कार्य नहीं किए जा रहे हैं। और प्रतिदिन की बात करें तो एक दिन में लगभग 2,500 किलो बायो वेस्ट होता है जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से जो समस्या उत्पन्न होती है उसको देख सकते हैं, जिससे एनवायरनमेंट में बीमारी फैलती है। उसके अलावा जब हम जानवरों की बात करते हैं, अगर कोई भी जानवर इस तरह की जो बायो वेस्ट को खाता है तो उसके अंदर या उनकी मृत्यु जैसी समस्या उत्पन्न होती है, या फिर किसी व्यक्ति इस तरह के बायो वेस्ट के में आता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, और साथ साथ जो एनवायरनमेंट में होने वाली समस्या है वो भी उत्पन्न हो सकती है। तो किस तरह से इन्हें बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स के माध्यम से DPRs को तैयार किया जाए, उनमें पूर्ण रूप से इनका निपटारण किया जाए और खुले में इनको ना फेंका जाए, इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है। आंचल, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। इसमें कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं फॉर बायोमेड, जैसे आपने बताया कि एक में सिरिंजेस होती है, एक में किचन वेस्ट, इस टाइप का रेड, वेस्ट दिया ब्लू, जाता है। येलो, इस टाइप। हम्म। तो रेड में आती है सिरिंजेस, हाँ। और लेकिन अगर विदाउट सिरिंजेस यानी निडल्स नहीं है उसके अंदर, तो वो ब्लैक में आती है, तो उसको ब्लैक में डिस्पोज करना पड़ता है, मतलब डालना पड़ता है। तो और ब्लू बैग्स में बोले तो हम ब्रोकन ग्लास आर्टिकल्स, इस टाइप के कोई जो भी मेडिसिन से रिलेटेड वेस्ट है वो इसमें आएंगे। और अगर बैंडेजेस गोज या फिर कॉटन, जो भी वेस्ट मतलब उसके बाद निकलती है, उनको सारों को येलो बैग्स में डाला जाता है, तो हम ये देख सकते हैं इसके अंदर। हाँ, और एक ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से भारत जब चिकित्सा टूरिज्म की बात करते हैं उस तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए अनिवार्य है कि जो बायो वेस्ट प्रोसेसिंग या फिर जो इस तरह की समस्या है उससे निदान किया जाए, क्योंकि जब हम भारत के और अन्य देशों का कंपैरिजन करते हैं तो भारत में या फिर कुछ जो बीमारियों का ट्रीटमेंट है वो कम प्राइस में किया जाता है, उसकी वजह से जो आकर्षण का केंद्र बनता है। तो इस तरह की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, तो क्योंकि उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जो इसमें अग्रणी है। और हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट रूल भी है 2016। समाधान की मांग करता जल संकट, तो जब हम देखते हैं कि किस तरह से निरंतर नदियां सूख रही हैं, और हाल ही की बात करें तो बेंगलुरु में, जो इसके अलावा तमिलनाडु में पानी की जो समस्या है वह निरंतर बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है। तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं कि जहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जा सकता है मानसून का, और कि पानी का आवंटन, कि पानी को किस तरह से बंटवारा किया जाए, तो उस आधार पर जो जल है उसको राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक ढांचा बनाकर ब्लॉकचेन के माध्यम से
जल प्रबंधन किया जा सकता है, ताकि है उसमें एक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और राज्य को नदियों के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि जो विवाद का निपटारा है वो किया जा सके। ना कि कौन सा राज्य बड़ा है छोटा है की बजाय किस राज्य में पानी का कितना प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए अलग अलग मापदंड तैयार किए जा सकते हैं कि वहां पर खेती की या फिर कितने लोग रहते हैं पर हेक्टेयर में, या फिर कितना घनत्व है वहां रहने का। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर नदियों को सुचारू रूप से जागरूक किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम वर्षा की बारिश की बात करते हैं तो बारिश का जो जल है वो सिर्फ 16% यूज होता है, बाकी सारा का सारा नदियों के माध्यम से समुद्र में जाकर मिल जाता है। क्योंकि जब हम जल स्तर की बात करते हैं तो पृथ्वी पर सिर्फ 3% जल ऐसा है जो पीने योग्य है, जिसमें से 2% ग्लेशियर की फॉर्म में, यानी कि 1% जल ही ऐसा है जो मनुष्य के पास पीने योग्य है। तो उसके लिए वर्षा का उचित निपटारण किया जा सकता है। जैसा कि हमने हाल ही में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के एक गाँव में ट्राइब्स द्वारा जितनी भी छतें हैं उनको इस तरह से बनाया गया है कि जो भी वाटर बारिश के माध्यम से आता है उसको संरक्षित किया जाता है और उसको भूमि जल को बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की थिंग्स का, इस तरह की चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं कि छत को इस तरह से निर्मित किया जाए कि जो वर्षा का पानी है उसको पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सके। उसके अलावा कंक्रीट का कम प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जब हम वर्षा का बल सीधी तरह से जमीन पर पड़ता है तो जमीन के अंदर जाने के बाद जो अ, जल की मात्रा उसको बढ़ाता है, लेकिन कंक्रीट की वजह से वह पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाता, जो जिसकी वजह से जो जल स्तर बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ पाता है। हम इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो पानी की गुणवत्ता और असक्षमता है या फिर जो जहाँ पर रिसाव होता है फिर बहुत अधिक पानी फैलता है उसकी जानकारी जुटाई जा सके और इनको पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सके, ताकि पानी वेस्ट ना हो और आपूर्ति को पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो वहां पर रिसाव पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक स्तर पर पानी को बचाया जा सकता है, वर्षा के जल को संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा जो अपशिष्ट जल है उसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, उसको प्रयोग किया जा सकता है खेत में या फिर किसी अन्य पौधों के पानी देने में या फिर इस तरह के कार्यों में जहाँ पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटाइज एक्वीफायर रिसर्च रिचार्ज जैसी तकनीकों की मदद से उन इलाकों को सूरत संवारी जा सकती है जहाँ बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन किया जा रहा है। जैसे रेन गार्डन जैसी जो शैलियां हैं उनको बनाया जा सकता है, ताकि रिचार्ज की क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि जो भूमि जल स्तर है वो बढ़ सके। बाढ़ की समस्या से कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है रेन गार्डन्स के माध्यम से, पर इनको इस तरह से बनाया जा सकता है कि जो प्राकृतिक नुकसान ना पहुंचाए। उसके अलावा जो पहले से निर्मित कुएं बावड़िया या फिर इस तरह की जो चीजें हैं उनको फिर से उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ताकि उन्हें फिर से प्रयोग में लाया जा सके और उनमें पानी को स्टोरेज करके रखा जा सके। जब हम विश्व स्तरीय बात करते हैं तो 78% शहरों या निकाय में ऐसी स्थिति पाई जाती है जहाँ पानी के मामले के लिए गवर्नेंस मॉडल में सुधार की आवश्यकता है। तो जो मॉडल है उसको सुधार करके अपनाया जा सकता है, ताकि जो पानी है उसका जो एक डाटा की सूची तैयार की जा सके और जो जिसकी जहां जितनी जरूरत है वहां उतना आवंटित किया जा सके। वहीं जब हम देखते हैं हरियाणा कर्नाटक ऐसे राज्य है जो जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हमें काफी पीछे देखने के लिए मिलते हैं। तो जल संरक्षण के लिए गंभीरता लाते हुए और उस चीज के ऊपर सोचने के लिए इन सारे पहलों को अपनाने की आवश्यकता है, तभी हम अमृत 2.0 प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अटल भूजल योजना या फिर हम हर घर नल और जल की बात करते हैं जो कि ग्रामीण स्तर पर प्रयोग किया जाता है, ताकि जिसकी अहम भूमिका है कि महिलाओं के जीवन को सक्षम बनाया जा सके। तो जैसी समस्या जो इनकी लक्ष्य है उनको तभी पूर्ण कर सकते हैं। एक जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो 2018 में एक समग्र जल प्रावधान सूचकांक की शुरुआत की गई थी, जिसमें देश के और राज्यों में जल परिवर्तन के रुझान को देखा गया था। तो इस तरह के इंडेक्स का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि ये पता चल सके किस राज्य में जल की कितनी मांग है तथा कितना प्रयोग या कितना हनन हो रहा है। भारत जल प्रबंधन ऐसे मूल्यों को अपना सकता है जो कि भारत के निजी और जो प्राइवेट संस्थान है उनको मिलकर इस तरह के जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा सकता है। उसके अलावा कानूनी नियम बनाए जा सकते हैं, जो जब हम बात करते हैं कि चलता है जैसा जो एक स्वभाव देखने के लिए मिलता है उसको छोड़ा जा सकता है। जो जल के ऊपर बिल होना चाहिए उसके लिए पर्याप्त माध्यम तैयार किए जा सकते हैं कि इतनी यूनिट पर इतना बिल आएगा, और उसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया जा सकता है जहां पर हमें
जो हमें गवर्नेंस में असुविधा देखने के लिए मिलती है उसको सुधारा जा सकता है। आईटी बेंगलुरु या फिर अन्य शिक्षा संस्थानों के माध्यम से जल के ऊपर रिसर्च की जा सकती है कि किस तरह की तकनीक को अपनाया जाए ताकि जो अभाव है उसको कम किया जा सके। अगर आंचल आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो इसमें भी देख सकते हैं कि जो ट्रेजिडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोकेशन में दिया हुआ है कहाँ पे हुआ है, आइलैंड ऑफ मोज़ेम्बिक। यानी कि वहां पे आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा की वजह से इस टाइप की कंडीशंस एमर्ज हुई है कि फिर वो लोग वहां से इवैक्यूएट करने के लिए निकल रहे थे। अचानक रास्ते में मतलब बोट पलट गई। तो हम देख सकते हैं कि जैसे आउटब्रेक जैसी कंडीशंस जब आती है, क्योंकि जो मोजाम्बिक है वैसे हम बोल सकते हैं कि वो वैसे भी पुअरेस्ट कंट्री है, लो डेवलप्ड कंट्रीज में उसको कैटेगराइज किया गया है। देन तो अगर हम कोलेरा की बात करें तो दिव्या आप कुछ बता सकते हो रिगार्डिंग कोलेरा, किस वजह से होता है ये? वायरस है। कोलेरा होता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। और अगर इसका एग्जैक्टली बैक्टीरिया की बात करूं, उसका नाम होता है वाइब्रियो कोलेरिया। और ऑलरेडी इसमें पूछा जा चुका है, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया था कि इट इज अ जेनेटिक डिजीज, बट इट इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज। यस। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि मतलब इस टाइप की कंडीशन, और अगर उसको अनट्रीट भी किया गया ना तो बहुत जल्दी मतलब मर भी सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कितनी हार्मफुल कंडीशंस हो जाती है। नेक्स्ट इज बाइकोन लीड्स इंडिया चार्ज इनटू वेट लॉस ड्रग्स। तो हम यहाँ पे ओबेसिटी की बात कर सकते हैं कि ओबेसिटी इतनी ज्यादा। और अगर ओबेसिटी की बात करें कि कब आप कैटेगराइज करोगे कि आप ओबेसिटी लाइक कंडीशन में हो, जब बायोमास इंडेक्स 27 या फिर 30 उनके अबव चला जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ओबेसिटी लाइक कंडीशंस बन जाती है। तो जैसे जैसे अर्बन की तरफ हम शिफ्ट होते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं ओबेसिटी लाइक कंडीशंस बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हम लोग वेट लॉस ड्रग्स, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू इस टाइप के ड्रग्स के। तो हम यहाँ पे बस ओनली दिस देख सकते हैं, बाइकोन लीड्स इंडिया चार्ज इनटू वेट लॉस ड्रग्स। तो ये बाइकोन एक कंपनी का नाम है जो कि एंटी ओबेसिटी थेरेपी देगी। और उसमें टारगेट है कि सप्लाई फॉर द मार्केट डेट एक्सपेक्टेड टू टच 100 बिलियन बाय 2030 तक, वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो एक जेनेरिक वर्जन लाने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी व्हाट हैपन, वी कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हम आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो फेस्टिवल्स यानी कि चैती छठ कहाँ पे मनाई जाती है, बिहार में। तो यहाँ पे हम एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का नाम दिया हुआ है कि दीघा पतिपुल घाट, वेयर इट इज लोकेटेड, पटना बिहार। तो हम यहाँ पे ओनली दिस ये देख सकते हैं। और इसमें ये होता है अगर हम कल्चर की वजह से, कल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो जो वो वहां की वुमेन्स है वो 36 घंटे का व्रत करती है फॉर देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक रोक ब्रेकर्स मे फेस डंपिंग ड्यूटी। तो दिव्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी? जो देखते हैं कि कंट्रीज द्वारा जो चीप मटेरियल होते हैं या फिर जो प्रोडक्शन होता है उनको कंट्रीज के अंदर डंप कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो ड्यूटियां इम्पोज की जाती है फिर जो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ताकि उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलेंगे। यस, तो मेनली ये चाइना के ऊपर अभी तक लगा है, चाहे फिर वो फ्लोरेसेंट लैंप्स के ऊपर हो, जैसे अभी हाइड्रोलिक रोक ब्रेकर्स के ऊपर, कि वो लो प्राइस पे मतलब डंप करने के अपने वहां की नॉर्मल वैल्यू जो होती है उससे कम उसमें। तो उससे दूसरी यानी ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट इसमें क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम बोले तो चीप प्रोडक्ट्स पे क्या ये लगता होगा? अ, अगर किसी और कंट्री के अंदर डंप किए जा रहे हैं और उसकी वजह से जो ट्रेड है उसका कंपटीशन कम हो रहा है फिर जो क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो तो लग सकता है। ओके, वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड। इसमें यही कंसेप्ट था इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट इज लो इन सर्विस ऑफ
क्लाइमेट बैटल्स। तो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में बोला गया है कि अगर हम स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 की बात करें, तो उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये रिसेंटली एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला है कि इस टाइप की होनी चाहिए। तो व्हाई इट इज नीडेड, तो हम यहाँ पे बात करें ओनस ऑफ ensuring हेल्दी एनवायरनमेंट ऑन द स्टेट, ताकि क्लाइमेट क्राइसिस और ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे दो ही मेन पॉइंट्स है की हाईलाइट यही है कि व्हाई इट इज, हमें करना क्यों चाहिए। तो उसमें यही है कि क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए और ह्यूमन राइट्स पे जो उसका इफेक्ट पड़ेगा उसको बचाने के लिए। और अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, तो आज तक भी सिर्फ 3 कंट्री ऐसी है जिसके अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो इंडिया का जो नंबर है वो 3rd है। अगर बाकी 2 कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। तो हम ओवरऑल बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री के बाद, तो ऐसी अगर स्टेटमेंट दी जाए तो हम इसको करेक्ट मारेंगे और हम कोट भी कर सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसके पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। और अगर हम बात करें कि जजमेंट में बोला गया कि क्लाइमेट, तो हम टारगेट भी बनाया कि 2030 तक हम 45% डिक्रीज कर देंगे, फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाई कम करेंगे। तो उसका एक स्ट्रेटेजिक गोल है कि हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। लेकिन उसके अलावा और क्या गोल हो सकता है कि हम एक वर्ल्ड लीडर बन जाए ऑन क्लाइमेट, क्योंकि वो आज के पर्सपेक्टिव से जितना हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक फंडामेंटल नेसेसिटी बन चुकी है, यानी कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो जाएगा या फिर अमेंडमेंट के थ्रू या फिर एडिशन कर दिया जाएगा, तो उसको और ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। और जो उस बुक्स पढ़ने वाले लोग हैं, यानी कि जो चाइल्ड है, उसमें भी एक बिहेवियरल चेंज लाने में हेल्प करेगा। एक अदर पर्सपेक्टिव इसका ये हो सकता है। वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ, अगर आप ऐड कर सकते हो अगर करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, तो कोई भी इंसान जैसे राइट टू हेल्थ को 21 में जोड़ा गया, वो तभी पॉसिबल है तब जब हम एक स्वस्थ एनवायरनमेंट में, फिर क्लाइमेट जो में रह रही है, तो उसके उसमें भी देख सकते हैं इसको। यस। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला सम्मान। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की टीम चंद्रयान 3 को वर्ष 2014 का जोल एल जैक सर्वग्रेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन का शीर्ष पुरस्कार है, जिसको कोलोराडो में भारत को दिया गया है। तो स्पेस फाउंडेशन की स्थापना की बात करते हैं तो 1983 में की गई थी। तब से इस फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इससे पहले की बात करें तो नासा के हेलीकॉप्टर, इनसाइट, मार्स, क्यूबा 1 जैसे जो प्रयोग है उनको दिया गया था। मनोज पांडे 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। तो सरकार के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री मनोज पांडे को 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है। जब हम 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। आजकल आप बता सकते हैं वित्त आयोग में कितने सदस्य सम्मिलित होते 5 होंगे, एक अध्यक्ष होगा, उसके अलावा अन्य 4 होते हैं। आर्टिकल 280 में इसकी बात की जाती है। और जो इसकी अध्यक्षता में आयोग ने एसबीआई के आर्थिक सलाहकार की घोषणा की है। जब हम देश के यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं तो साल में पहली बार जो यह नंबर घटकर 67 हो गया है। यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं तो जिस भी कंपनी का जो वैल्यूएशन की बात की जाती है वो $1 अरब होगी, या जो भी स्टार्टअप वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा होगी उसे यूनिकॉर्न कहा जा सकता है। तो जो कि अगर हम परसेंट की बात करें तो भारत में 67 यूनिकॉर्न है। तो फूड डिलीवरी एप्स और जो फास्ट स्पोर्ट्स के जैसे ड्रीम 11 जैसी संस्थान है, वो भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न्स में गिने जाते हैं, जो जिनका जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं $7.5 अरब से भी देखा जा सकता है कि वो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो ड्रीम 11 की बात करें तो ये वैश्विक स्तर पर 83 नंबरवें स्थान पर आते हैं। तो
जिसमें से अभी 3 कंपनियों को हटाया गया। जब हम 3 कंपनियों की बात करते हैं उसमें जैसे बायजू यूनिकॉर्न्स क्लब से बाहर किया गया, इस तरह की कंपनी को हम देख सकते हैं। अगर हम समरी की बात करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सौर ऊर्जा से होने वाले वेस्ट की वजह से जो पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, कि किस तरह से जो रेयर अर्थ मेटल है, फिर जो सिलिकॉन, कैडमियम, सीसा, लेड की बात करते हैं, जो इन सारी चीजों को हम अलग कर सकते हैं और उनका सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो कोलेरा की समस्या में बढ़ रही है, कि कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो स्टोरेज वाटर और फूड की वजह से, कंटिनेंटल वाटर और फूड की वजह से जो है वो होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार, और आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार देता है, उसके माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज में होने वाली समस्या को भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसे सुधारा जा सके। इसके बाद हम जब हम बात करते हैं कि देश में कितने यूनिकॉर्न्स है, तो 67 यूनिकॉर्न्स है, जिसमें से जब हम यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं तो जिस भी स्टार्टअप का जो टर्नओवर है, जो वैल्यूएशन है, वो $1 अरब से ज्यादा है, उसे यूनिकॉर्न के अंदर गिना जाएगा। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो सुप्रीम, चल आप ऐड कर सकते हो अगर आपको इसके कोई। अलावा हमने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल में राइट है उसके अंदर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर हमें एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऐड करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो उसका पर्पस यही है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको रोकने के लिए और ह्यूमन पे जो उसका इम्पैक्ट है, ताकि ह्यूमन राइट्स भी वोयलेट ना हो, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने करा है। बाकी हमने ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस की भी बात की थी, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन आता है। और हमने देखा था कि सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन इस टाइप के एरोसोल को स्प्रे करके कैसे आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, क्योंकि बिकॉज क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो उस वो हमने डिस्कस किया था। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद की हाइड्रोलिक रोक कटर्स पे एंड डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। तो हमने उसको कंसेप्ट को पूरा डिस्कस किया कि व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसके अलावा हम बात करें तो मोजेम्बिक्यू में हमने कोलेरिया की बात की, जो ऑलरेडी दिव्या बता चुकी है। किस तरह से जल दैट्स ऑल संरक्षण फ्रॉम टुडे। किया जा थैंक यू सकता वेरी मच।